नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन आईआर सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। ये सीरीज़ इसलिए चलाई गई क्योंकि इस महीने सुरक्षा नीति, विदेश नीति में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे डिस्कस करने के, बट कहीं न कहीं आईआर सिक्योरिटी को लेके टर्म्स थे न्यूज़पेपर्स में। तो इन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को लेके एक ये छोटी-सी सीरीज़ है। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सीरीज़ को बस ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट छोटे-छोटे हैं, छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने में समा लीजिए। आज का टॉपिक इस वीडियो में जो डिस्कशन का है वो है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंट्री डिफॉल्ट्स। तो देखिए, सबसे पहली बात तो डिफॉल्ट का क्या मतलब है। डिफॉल्ट तो दोस्तों ये होता है कि भाई एक कंट्री है, उसका इकोनॉमिक सिस्टम कुछ ऐसे डिज़ाइन हुआ या इवॉल्व हुआ कि वो कंट्री दूसरे देशों से पैसा उधार लेने लगी। अब जब वो दूसरे देशों से पैसा उधार लेने लगी, दूसरे एक्सटर्नल इन्वेस्टर से पैसा उधार लेने लगी, तो कहीं न कहीं उसने बाहर से पैसा उठा के अपनी कंट्री में एक विकास का मॉडल डेवलप किया। अब क्या होता है दोस्तों कि इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये होती है कि आपको इकोनॉमिक्स में पूरी अपनी कंट्री की इकोनॉमी मैनेज इस तरीके से करनी है कि जब आप बाहर से पैसा ले रहे हैं, तो बाहर से पैसा उस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है जब आपके डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हों। अब ये पॉइंट डिफ़ॉल्ट का आज की डेट में आप सब समझ रहे हैं कि श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा की जा रही है। श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या थी? श्रीलंका में 2009 में सिविल वॉर खत्म होता है। सिविल वॉर खत्म होने के बाद 2009 से 2019 का जो ये 10 साल का पीरियड था, श्रीलंका की इकोनॉमी एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन फेज़ में आई। अब जब ये रिकंस्ट्रक्शन फेज़ में आई दोस्तों, तो इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान ये हुआ कि कहीं न कहीं श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि लोगों ने जो इनकी कंट्री की गवर्नेंस थी, उसने अपने मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। अब देखिए, सिविल वॉर खत्म हुई। सिविल वॉर खत्म होने के बाद कंट्री को विकास करना था, विकास करने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे तो इन्होंने क्या करा, रादर देन कि अपने कंट्री के इंटरनल सिस्टम्स को पहले स्ट्रॉन्ग करने के बजाय, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय, इन्होंने चाइना जैसे देशों से पैसा उठाना शुरू कर दिया। अब ये चाइना से बार-बार पैसा लेते थे, प्रोजेक्ट में लगाते थे। चाइना से पैसा लेके फिर प्रोजेक्ट में दूसरे लगा दिया। प्रॉब्लम ये हुई कि प्रोजेक्ट्स में भी जब इन्होंने एलोकेट किए, तो इन्होंने स्टडी नहीं करी कि भई इन प्रोजेक्ट्स के कारण जो हम चाइना से पैसा लेके लगा रहे हैं, कि क्या इन प्रोजेक्ट्स के कारण कोई डोमेस्टिक लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? क्या डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम लेवल्स इंक्रीज़ होंगे? वो सब इन्होंने स्टडी नहीं किया। तो कहीं न कहीं एक क्रोनी कैपिटलिज़्म वाले थॉट के बेसिस पे कि एक अपने फ्रेंड को फ़ेवर करने के नाम पे, चाइना को फ़ेवर करने के नाम पे, बार-बार उनसे पैसा उठाते गए, वो पैसे को ये लोग यहाँ पर लगाते गए। दोस्तों, अब समस्या क्या हुई? सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जब ये पूरा थॉट प्रोसेस ऐसे मटीरियलाइज़ किया, तो इस दौरान एक चीज़ ये हुई कि एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पे जनरेट नहीं हुई, पैसा आप बाहर से उठाते गए। एक तरीके से लोकल लेवल पे लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ी, पैसा फिर भी बाहर से आता गया, प्रोजेक्ट्स अनसस्टेनेबल हो गए। अब क्या हुआ? अब आपके कंट्री में जब आपने बाहर से पैसा लेके प्रोजेक्ट बना दिया, प्रोजेक्ट से इनकम जनरेट नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही, तो आप उस पैसे को लौटाएँगे कैसे? तो यू कैन नॉट रिटर्न दैट मनी। तो प्रॉब्लम श्रीलंका के साथ क्या हुई अब कि इट वाज़ लेफ्ट इन नो सिचुएशन बट टू डिफ़ॉल्ट। अब जब सिचुएशन ऐसी आई कि डिफ़ॉल्ट करना पड़ा, तो डिफ़ॉल्ट भी इतना बड़ा था कि भई पूरे एक्सटर्नल पेमेंट को अब आप वापस ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप समझिए, अब अगर जब श्रीलंका ने बोला कि भाई मेरे पास तो अब पैसे हैं नहीं देने के, मैं तो दे नहीं सकता पैसा, मैं तो डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। अब इस डिफ़ॉल्ट के कारण श्रीलंका पे क्या इम्प्लीकेशन होगा? सबसे पहला इम्प्लीकेशन ये होगा कि भई उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में, इज़्ज़त जो है खत्म हो जाएगी। दूसरी, कल को अगर श्रीलंका को दूसरे किसी देश से बोरो करना है पैसा या दूसरी किसी संस्था से पैसा बोरो करना है, जैसे आईएमएफ टाइप की संस्था हो गई, तो वो भी श्रीलंका के लिए डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि आज की डेट में श्रीलंका का इतना मिसमैनेजमेंट हो गया कि अब इस कंट्री में पैसा कौन लगाएगा? तो आपकी एक इमेज का भी इश्यू होता है, क्रेडिबिलिटी का भी इश्यू होता है। तो योर एबिलिटी टू बोरो इन द फ्यूचर आल्सो गेट्स इरोडेड। इसी कारण से अब क्या होता है कि अगर कोई कंट्री ऐसा सोवरेन डिफ़ॉल्ट करती है, तो फिर वो अक्सर देखा जाता है कि थियोरेटिकली बात करें तो आईएमएफ के पास जाती है। आईएमएफ को बोलती है भई आप हमें पैसा दे दीजिए। आईएमएफ बोलता है हम पैसा दे देंगे। पर आईएमएफ के साथ समस्या क्या है? वो अपनी कंडीशनैलिटीज़ लगाते हैं। वो कहते हैं देखिए आपको ओपन इकोनॉमी रखना पड़ेगा, इतना ट्रेड करना पड़ेगा, इसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। तो ये जो आईएमएफ का एजेंडा है, ये जो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ हैं, ये डिज़ाइन की गई हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को सूट करने की। क्योंकि देखिए, आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आया? आईएमएफ तो कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। आईएमएफ को भी पैसा पीछे से कोई कंट्रीज़ ही दे रही हैं। तो वो कंट्रीज़ जो आईएमएफ को पैसा दे रही हैं, वो आईएमएफ को बोल रही हैं कि भैया देखो तुम पैसा लेके अपने नाम पे दूसरे को उधार दे दो।
और उसको ये बोलो कि वो उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जो चीज़ मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है और मैं सस्ते में खरीदूँगा उससे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम आईएमएफ के पास जाते भी हैं और आईएमएफ से मदद भी माँगते हैं, आईएमएफ मदद कर देगा। पर आईएमएफ जो आपको एजेंडा देगा ना, उस एजेंडा के कारण आप फिर भी वल्नरेबल रहेंगे। और वो वल्नरेबल इसलिए रहेंगे क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड रहेगी, मोल्डेड रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए दोस्तों, कि दूसरा देश इनडायरेक्टली आईएमएफ के तहत आपके ऊपर कंट्रोल लगा रहा है। आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटी, आपके एजेंडा को पूरा नर्चर कर रहा है। और अगर श्रीलंका के केस में आज की डेट में ये होता है, तो इसका रीजनल इम्प्लीकेशन क्या है? इसका रीजनल इम्प्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली ये है कि इंडिया के नेबरहुड में एक कंट्री ऐसी आ जाती है, श्रीलंका जैसी, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो स्ट्रिंग्स पुल कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट से एक यूनिफाइड मैसेज क्या निकलता है? यूनिफाइड मैसेज दोस्तों ये निकलता है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है एफआरबीएम एक्ट हमारा, उस जैसे एक्ट को दूसरे नेबरिंग कंट्रीज में एक टेम्पलेट बना के प्रयोग करना बहुत क्रूशल है। तो आई होप ये बेसिक छोटा सा थॉट प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अन अकेडमी पे जुड़िए। 170 टॉपर 2020 में, 2021 में 178 टॉपर, साथ में 28 जुलाई से दोस्तों अब हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो PAVIS कोड का प्रयोग करना है, तुरंत बैचेस को ज्वाइन करना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अभी 29 जुलाई तक एक तरीके से प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे GS और ऑप्शनल में 20% ऑफ चल रहा है। PAVIS कोड का तुरंत प्रयोग कीजिए और इमीडिएटली सब्सक्रिप्शन लीजिए। 20% ऑफ, साथ में 29 जुलाई तक दोस्तों अन अकेडमी के प्रिंटेड बुक्स जो 20 बुक्स हैं उस पर भी मिलेगा आपको। और PAVIS कोड का प्रयोग करके आपको ये ज्वाइन करना है। CSE अश्योर आपको 20% डिस्काउंट दिलवाएगा 2 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन पे। PAVIS कोड का प्रयोग करना है। कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो 0% EMI के बेसिस पे, तो आप ये नंबर पे कॉल कीजिए। और जैसा मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, ऑप्शनल पे भी 20% डिस्काउंट है। PAVIS का प्रयोग करके आज ही ऑप्शनल को ज्वाइन कीजिए। और GS का ये कॉम्बैट टेस्ट होता है 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स में, इसको एनरोल कीजिए PAVIS कोड का प्रयोग करके। 31 जुलाई को 11 बजे ये टेस्ट है, ज़रूर दीजिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करता है। डाउट सॉल्विंग के लिए ये क्लासेस चल रही हैं। और साथ में अभी हमारा एक लेजेंड विजडम सीरीज रोड टू लबासना है, जिसमें मैंने भी क्लास ली और दूसरे टीचर भी हैं, तो आप आइए और इसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।